हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, और जब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल देंगे तो वेपर प्रेशर पे क्या असर पड़ता है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आगे आज बात करेंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनरी सॉल्यूशन है हमारे पास। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि दो कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। इस पूरे चैप्टर में हमें बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही डिटेल स्टडी करनी है। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, इसका मतलब अब हम लोग एक ऐसे सॉल्यूशन के बारे में, एक ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पढ़ेंगे जिसमें जो सॉल्यूट है वो भी एक लिक्विड है और जो सॉल्वेंट है वो भी एक लिक्विड है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल इन वाटर, वाटर इन अल्कोहल, HNO3 इन वाटर, वाटर इन HNO3, या फिर और क्या एग्जांपल ले सकते हो आप, इसके अलावा बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इन बेंजीन, कुछ इस तरह के एग्जांपल इजी करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या अज्यूम करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो कंपोनेंट हैं ए एंड बी। हमारे पास दो कंपोनेंट हैं ए एंड बी। ठीक है, कोई भी लिक्विड मान लो, किसी को भी सॉल्यूट मान लो, किसी को भी सॉल्वेंट मान लो, वो आप लोगों की अपनी खुद की मर्जी है। ठीक है, तो हमारे पास एक कंपोनेंट है ए और दूसरा कंपोनेंट है बी। तो हमने क्या करा, और ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो है XA और बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो है XB। मोल फ्रैक्शन का मतलब टोटल सॉल्यूशन के मोल का फ्रैक्शन ए का कितना है। ठीक है, और हमें पता है कि XA प्लस XB की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में समझा दिया था। तो ए कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो XA है, बी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो XB है, और इन दोनों को मिला करके, अच्छा एक और चीज़, अगर मेरे पास प्योर ए हो, मैंने कल वाली बात को दोबारा रिकॉल करवा रही हूँ। मैंने तुम्हें बताया था प्योर वेपर प्रेशर क्या होता है, जब किसी कंटेनर में सिर्फ एक ही चीज़ पड़ी हुई हो तो उसके वेपर प्रेशर को प्योर वेपर प्रेशर बोलते हैं। चलो एक काम करते हो, उसको और सिंपल बना देती हूँ, तुम्हारे लिए इजी पड़ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास दो कंटेनर्स हैं, ऐसे मान के चलो, ये तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। दो कंटेनर हैं, कंटेनर ए और कंटेनर बी। कंटेनर ए में जो लिक्विड रखा हुआ है उस लिक्विड का जो मोल फ्रैक्शन है वो है XA, और इसका जो प्योर वेपर प्रेशर जनरेट होगा जब हम इसको हीट करेंगे तो वो जाएगा P0A। ठीक है, हमारे पास दूसरा कंटेनर है, कंटेनर बी, उसके अंदर हमारा कंपोनेंट बी रखा हुआ है। अभी मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसी को मान ही नहीं दी, वरना मैं भूल जाती हूँ ए कौन सा है बी कौन सा है, तो कुछ भी लेकर के आप चल लो, तो मैं ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट बोल रही हूँ। ठीक है, तो हमारे पास दूसरे कंटेनर में कंपोनेंट बी है, उस कंपोनेंट बी में जो पार्टिकल्स रखे हुए हैं उनका मोल फ्रैक्शन है XB, और इस बी का जो वेपर प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा P0B। ये वाली बात समझ में आ गई। प्योर वेपर प्रेशर के बारे में हमने कल बात करी थी, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। अच्छा, अब हमने क्या करा, हमने इन दोनों को उठा करके एक बहुत बड़े कंटेनर में रख दिया। ये देखो, इतने बड़े कंटेनर में हमने इसको रख दिया इतने बड़े कंटेनर में। जब हमने इन दोनों को उठा करके बड़े कंटेनर में रखा तो ए और बी दोनों के दोनों मिक्सअप हो गए होंगे। ठीक है, ये चलो मैंने बी बना दिया पहले, कोई बात नहीं, हमें सारे डॉट्स तो नहीं बना रही, इट विल वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो मैंने ए और बी दोनों को मिक्सअप कर दिया, ज़्यादा मैथ्स मत लगाना कि बराबर नहीं है, दोनों को मैंने मिक्सअप कर दिया है। ठीक है, अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट कुछ भी मान सकते हो। जब मैं इन दोनों को मिक्स करूँगी तो अब ये दोनों के दोनों कौन से फेज़ में, लिक्विड फेज़ में, मतलब अभी ये लिक्विड है, लिक्विड सॉल्यूशन तैयार हो रखा है, दोनों के दोनों लिक्विड बने हुए हैं, ये लिक्विड फेज़ हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इनको गर्म करूँगी। जब मैं इनको गर्म करूँगी तो इस मिक्सचर, ये जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड सोल्यूशन है, इसके कुछ पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब आधे पार्टिकल लिक्विड ही रह जाएंगे और आधे पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो जो वेपर प्रेशर होता है वो हमने कल पढ़ लिया था। तो उसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको हीट करेंगे तो आधे पार्टिकल लिक्विड फेज़ में ही रह जाएंगे और आधे पार्टिकल आपके गैसियस फेज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इस केस में जो ए का वेपर प्रेशर है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, PA से, और जो बी का वेपर प्रेशर है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, PB से। ये तो रहेगा नहीं ना कुछ चेंज आएगा, ये सब कल डिस्कस कर चुके हैं। ये वाली बात समझ में आई। दोबारा देखो, हमारे पास एक कंटेनर है ए, उस कंटेनर ए में जो ए पार्टिकल्स हैं उनका मोल फ्रैक्शन है XA। उस एक पार्टिकल का जो प्योर वेपर प्रेशर है वो है P0A।
एक दूसरा कंटेनर है बी, उस दूसरे कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स रखे हैं उसका नाम भी है बी, उनका मोल फ्रैक्शन है एक्स बी, और इन प्योर बी का जो वेपर प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा पी नॉट बी। अब हम लोग ए और बी को मिक्स कर देंगे एक तीसरे कंटेनर में। जब हम लोग ए और बी को तीसरे कंटेनर में मिक्स करेंगे तो उससे क्या होगा, ए के प्योर वेपर प्रेशर प्योर नहीं रहेगा, बी का प्योर वेपर प्रेशर प्योर नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। तो मान लेते हैं कि ए का जो बदलावा वेपर प्रेशर है वो पी ए है और बी का जो बदलावा वेपर प्रेशर है वो पी बी है। अब ये सारी सिचुएशन को देख करके 1886 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था राउल्ट। इनके पूरे नाम जानने की ज़रूरत नहीं, बस आपको राउल्ट्स पता होना चाहिए। इन्होंने एक लॉ दिया था जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ। ठीक है, अब हम लोग राउल्ट्स लॉ पढ़ते हैं क्या है। इसको बार बार रिवाइंड फॉरवर्ड करके देखना, समझ में आ जाएगा। पिछले वाले लेक्चर को भी मैंने अभी तक डिलीट नहीं करा है तो तुम उसको भी वापस से देख सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं सेटअप बना देती हूँ। ये था प्योर ए, इसका वेपर प्रेशर था पी नॉट ए, इसका मोल फ्रैक्शन था एक्स ए। ये था प्योर बी, इसका जो वेपर प्रेशर था वो था पी नॉट बी और इसका जो मोल फ्रैक्शन था वो था एक्स पी। जब हमने इन दोनों को मिक्स करा तो क्या हुआ, ए का जो पार्शियल प्रेशर, अब वो पार्शियल कहलाएगा, वो कंप्लीट नहीं कहलाएगा। पार्शियल मतलब अकेले नहीं है, किसी के साथ है। तो ए का पार्शियल प्रेशर क्या कहलाएगा, पी ए, और बी का पार्शियल प्रेशर कहलाएगा पी बी। तो यहाँ से हमारे पास राउल्ट्स लॉ क्या है, राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट देखो। एट अ गिवन, और ये एट अ गिवन टेम्परेचर है, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर, हाँ, एट अ गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो कुछ भी हो सकता है, द सॉल्यूशन ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड, दो वॉलेटाइल लिक्विड को जब हम लोग मिक्स कर देते हैं, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट विल बी इक्वल टू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट, ईच कॉम्पोनेंट पी ए और पी बी, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट कॉम्पोनेंट। पी ए का प्योर वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ए, पी बी का प्योर वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट बी, प्रोडक्ट ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट कॉम्पोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, एक्स ए, बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, एक्स बी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। इसका मतलब 1886 में राउल्ट्स ने ये बात बोली थी कि अगर आप दो वॉलेटाइल लिक्विड को आपस में मिक्स कर देते हो तो अगर आपको हर एक लिक्विड का पार्शियल प्रेशर मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट कॉम्पोनेंट इनटू मल्टीप्लाई बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉम्पोनेंट। इसका मतलब अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि ए का पार्शियल प्रेशर कितना है तो उसके लिए ए का जो प्योर वेपर प्रेशर है, उसकी प्योर वेपर प्रेशर फिक्स रहता है, उसकी मल्टीप्लाई आप करोगे उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिक्स रहता है, ठीक है, उस प्योर वेपर प्रेशर के आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, मोल फ्रैक्शन से। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसका मतलब ये हुआ, ऐसे ही अज्यूम कर लो कि पी नॉट ए की वैल्यू थी 10 यूनिट्स और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू थी 0.1, तो ए का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए की जगह क्या आ जाएगा 10 और एक्स ए की जगह क्या आ जाएगा 0.1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से ये भी चीज़ प्रूव हो रही है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट का, वो हमेशा उसके प्योर वाले प्रेशर से कम ही रहता है। ठीक है, एक्सेप्शन आएगा तो देख लेंगे, कोई आएगा तो। ठीक है बच्चों, ये वाली बात क्लियर हो गई। थोड़ा सा आज अजीब सा टॉपिक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, दोबारा देखना, क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। तो राउल्ट ने तो अपनी बात ये कह करके ख़त्म कर दी। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डाल्टन। डाल्टन ने बोला कि मैं एक नया लॉ दूंगा जिसका नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये तुमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन ने बोला कि जब हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर दो वॉलेटाइल लिक्विड रखे हुए हैं जिसमें पहले लिक्विड का पार्शियल प्रेशर है पी ए और दूसरे लिक्विड का पार्शियल प्रेशर है पी बी, तो इस कंटेनर के अंदर जो टोटल प्रेशर लग रहा होगा, जो टोटल वेपर प्रेशर लग रहा होगा, उसका फॉर्मूला हो जाता है पी ए प्लस पी बी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहला कंपोनेंट 10 यूनिट का पार्शियल प्रेशर लगा रहा है, दूसरा कंपोनेंट 30 यूनिट का पार्शियल प्रेशर लगा रहा है, तो टोटल पार्शियल प्रेशर इस पूरे कंटेनर के अंदर कितना लग रहा होगा, 40 लग रहा होगा।
ठीक है। तो ये हो गया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन गई, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए की जगह क्या लिखेंगे, पी नॉट ए एक्स ए, मैथ्स लगाएंगे अब, और पी बी की जगह क्या लिखेंगे, पी नॉट बी एक्स बी। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, इजी है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब उसके बाद अपना थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। तो हमें पता है कि अगर दोनों कंपोनेंट का मैं मोल फ्रैक्शन को ऐड करूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। अगर दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। द टोटल सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज इक्वल टू 1। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। मन करा मेरा ऐसे लिखने का, तो जहाँ पर एक्स ए है वहाँ पर मैं 1 माइनस एक्स बी लिख देती हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ पर, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। एक्स बी कॉमन आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। एक्स बी और एक्स बी कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, पी नॉट ए प्लस एक्स बी ब्रैकेट में पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ठीक है, ये हो गया पी टोटल का फॉर्मूला। ये न्यूमेरिकल्स आएंगे तब यूज़ करना है, न्यूमेरिकल की टेंशन मत लो, वो मैं खुद कराऊंगी अपने हिसाब से, बिल्कुल टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका हो गया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा।